गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट चल रही है, इसीलिए इन्होंने इस चैप्टर का नाम रखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वैसे हम इसमें हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन जिस तरह से ऑपरेट होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या क्या हमें दिया है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये होता क्या है, इसको हम ब्रीदिंग के साथ कंफ्यूज ना करें। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यानी कि एयर को अंदर लेना और उसको बाहर छोड़ना, जबकि उसमें गैसेस एक्सचेंज हो चुका है ना। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को मिलाकर ब्रीदिंग कहते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होते हैं? अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लंग्स तक का जो स्टेप है वो आता है ब्रीदिंग में। इसके बाद सेलुलर लेवल पर गैसेस के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं है ना, उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट का, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी करेंसी जिसको एटीपी कहते हैं वो रिलीज होती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेलुलर लेवल पर होने वाली रिएक्शन का जो कलेक्शन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, उन सबको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो, और जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं सबके सब ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, है ना। लेकिन ब्रीदिंग सब करें ये जरूरी नहीं, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होना चाहिए। अब जैसे कि लंग्स हर एक के पास तो होता नहीं, कुछ के पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स हर एक के पास नहीं होते। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनके पास सिर्फ एक ही सेल है, तो उस सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का वो एक्सचेंज करते हैं, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। वहाँ गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल की है ना। उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट गैसेस का आराम से हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो देखो, अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ? How do living organisms including plants and living microbes breathe? If so, how? अगर हम plants का एग्जाम्पल लें तो plants में भी स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, और इस वजह से ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स कैसे काम चलाते हैं? क्यों? एक तो प्लांट्स की ऑक्सीजन की नीड्स बहुत कम होती है ना। प्लांट्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो एनिमल्स की तुलना में स्लो होता है, तो उनकी गैसेस की नीड भी कम होती है। दूसरी बात यह है कि उनके जो डेड टिश्यूज हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे डेड टिश्यूज भी होते हैं जो वुड बनाते हैं, तो वो भी एक कारण है। तो लिविंग सेल्स कम होने की वजह से गैसेस की एक्सचेंज जरूरत भी कम पड़ती है। उनकी बॉडी, प्लांट बॉडी का हर पार्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है। अगर ग्रीन पार्ट है तो स्टोमेटा के थ्रू रहेगा, अगर बॉडी स्टेम पार्ट है तो लेंटिसेल्स के थ्रू एयर के कांटेक्ट में रहेगा। पैरेन्काइमेटस सेल्स भी एक दूसरे से एयर स्पेसेस से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लांट्स के पास, अच्छा ये तो बात हुई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। अब इन सारी एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी है वो कैसे मिलती है? जब सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन होता है फूड का। ठीक है, फूड से वो एनर्जी मिलती है। फूड का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस फॉर्म में स्टोर कर ली जाएगी। तो जब किसी रिएक्शन के दौरान या प्रोसेस के दौरान उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो रेस्पिरेशन से जो ये एनर्जी करेंसी रिलीज हुई थी, इसको ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी प्राप्त कर लेगा, है ना। उस एनर्जी जो उसे प्राप्त हुई उसको वो उपयोग में ले आएगा। आगे कुछ क्वेश्चन सवाल पूछे इन्होंने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के ब्रेकडाउन से आती है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? अब वो स्टेप्स में आएगा कि आपका जो फूड है वो सबसे लास्ट लेवल पर ब्रेकडाउन किस में होता है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो सबसे लास्ट स्टेप में जो ब्रेकडाउन होता है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उस ल्यूमेन के थ्रू, है ना, ल्यूमेन से एब्जॉर्ब होकर
स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, इंडिविजुअल सेल्स तक जाता है, और हर एक इंडिविजुअल सेल में जाकर वो ब्रेक डाउन होगा। वही जो ब्रेक डाउन के स्टेप है वही रेस्पिरेशन के स्टेप होते हैं। तो प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में हर एक इंडिविजुअल प्लांट के पास स्टार्च बनता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो स्टार्च उनका प्रोडक्ट है। स्टार्च के ब्रेकडाउन से बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से फिर यही वाले स्टेप्स कंटिन्यू होंगे रेस्पिरेशन के, जो 3 स्टेप अभी हम पढ़ने वाले हैं। यू मे वंडर or at the several questions raised above, they may seem to be very disconnected, but in reality process of breathing is connected to process of release of energy from food. उसका रीजन ये है कि ब्रीदिंग में हम जिन गैसेस को अंदर लेते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, वो जाकर रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन में जो गैसेस बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, वो ब्रीदिंग आउट यानी कि एक्सपिरेशन के थ्रू रिलीज होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे से लिंक्ड है। रेस्पिरेशन लिंक्ड है, ब्रीदिंग लिंक्ड है, और हमारे जो न्यूट्रिशन है जिसे हम डाइजेशन कहते हैं वो भी उससे लिंक्ड है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो अब फूड की बात आ गई कि फूड ऑर्गेनिज्म में कैसे बनता है। जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो तो फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अभी हम लास्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं। तो कैसे, दे ट्रैप सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। और उसके बाद उसके ब्रेकडाउन से फिर क्या बना लेते हैं वो, उसके ब्रेकडाउन से बना लेंगे जो उनको एनर्जी चाहिए। प्लांट्स के जो जितने भी सेल्स हैं सबके सब फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो अपने इस फूड को फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके उन सेल्स तक पहुंचा देते हैं जिनके पास ये पिगमेंट नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इस तरह से वहां पर ट्रांसलोकेशन भी होता रहता है। इसके बाद फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स, जैसे कि जो जड़ें होती है वो हरी नहीं होती या वहां पर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे सारे टिश्यूज तक फूड कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। और वहां जाकर फूड पर कैसे ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन से ब्रेकडाउन होता है। अब आई एनिमल्स की बात की। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, वो जैसे ही इनसे फूड प्राप्त करेंगे एनिमल्स से, सॉरी प्लांट से, तो वो क्या करेंगे, उस फूड को जो उनका खाना है उसको ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे हर एक इंडिविजुअल सेल में रेस्पिरेशन से, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लिखा है, सेप्रोफाइट्स के लिए क्या लिखा है। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर। तो उस डीकेइंग मैटर से जो उन्होंने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया उसको ब्रेक डाउन करके वो क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फोटोसिंथेसिस जो जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स बनते हैं उन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का ब्रेकेज होता है रेस्पिरेशन में, उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज बना, अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी रिलीज करने के लिए, लेकिन ये जो एनर्जी होती है ये स्टेप वाइज रिलीज होती है, एकदम से रिलीज नहीं होती है ना, स्लो स्लो रिलीज होती है, ताकि उससे एटीपी उचित मात्रा में बन सके और जितने एटीपी जरूरत है उतनी एटीपी खर्च हो सके। एकदम से रिलीज हो जाएंगे तो उतनी एनर्जी क्या होगी, वो लॉस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसको स्टेप वाइज रिलीज करते हैं, ये उसकी एडवांटेज है। It is important to understand that energy released by oxidation in respiration is not used directly but is used to synthesize ATP। ठीक है, ताकि जब आवश्यकता पड़े उस एनर्जी की, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस समय रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन हो रहा है उसी समय एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए उसे स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद आता है कि डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसका आंसर मैंने तुम्हें दिया है कि प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन तो होता है हर एक लिविंग सेल में। प्लांट्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो डेड सेल और एक लिविंग सेल। डेड सेल जो वुड फॉर्म करते हैं और लिविंग सेल जो कि जिनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो लिविंग है।
अब जो लिविंग है उन तक गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये मैंने अभी 3 स्टेप में बताया था। पहला ये कि हर एक प्लांट अपनी गैस एक्सचेंज की जो नीड्स है उनको खुद ही पूरा करता है, खुद ही उनको प्राप्त करता है। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे कि लंग्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, प्लांट्स के पास ग्रेट डिमांड्स नहीं है गैस एक्सचेंज के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग सेल्स हैं। इसके अलावा जो डिफ्यूज करने के लिए जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम है। ऐसा क्यों? सपोज करो ये तना है, इस तने में अंदर की तरफ कुछ लिविंग सेल्स है, ऊपर की तरफ बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर लेंटिसेल प्रेजेंट होगा। जो लेंटिसेल यानी कि जो स्पेस होता है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होकर इन लिविंग सेल्स तक पहुँच सकता है। और लीफ जैसे जो स्ट्रक्चर है या ग्रीन स्टेम जैसे जो स्ट्रक्चर है वहां पर तो गैसेस एक्सचेंज और आराम से होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसका आंसर ये कि प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं और गैसेस का एक्सचेंज भी करते हैं जहां पर एयर स्पेसेस उनमें प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लेंटिसेल्स या इन द फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। इसके बाद आता है द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कंप्लीट कंबस्शन का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर दिया है C6H12 O6 प्लस O2 6CO2, ये भी 6 है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये वाली जो इक्वेशन है ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, लेकिन ये हमें एक तरह से कैसी दिख रही है? रिवर्स इक्वेशन दिख रही है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस का एक तरह से रिवर्स होता है रेस्पिरेशन। अब इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या बनाने के लिए रिलीज होती है? एटीपी। वो एटीपी कैसे बनता है वही हम आगे आने वाले रेस्पिरेशन के स्टेप्स में देखेंगे। ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस के साथ उसको कपल कर दिया जाता है जो एनर्जी रिलीज होती है। During the process of respiration, O2 is utilized and carbon dioxide and water energy are released as products. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये जो ऑक्सीजन चाहिए ये सिर्फ कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए चाहिए। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो उस केस में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन वो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेकडाउन जो होता है वो 2 तरह का होता है। रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो रेस्पिरेशन का खाली फर्स्ट स्टेप ऑपरेट होता है जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसके तीनों स्टेप ऑपरेट होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो तीनों स्टेप फॉलो होंगे, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ऐसे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा यानी कि ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, अब ये जो 3 इन्होंने पूछा है कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एयर की एब्सेंस में यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिनमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही ऑपरेट होता है, जैसे कि ईस्ट। फर्मेंटेशन भी कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को। ईस्ट इसका एग्जाम्पल है, ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल कौन सा होगा ईस्ट के अलावा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एयर की एब्सेंस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। There are sufficient reasons to believe that first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. उसका रीजन ये है कि अर्थ पर जितनी ऑक्सीजन है, जो 21% ऑक्सीजन है, वो उन ऑर्गेनिज्म के फोटोसिंथेसिस से बनी है जो कि बाद में जिनका इवोल्यूशन हुआ है ना। फोटोसिंथेसिस करने वाले ग्रीन प्लांट्स अर्थ पर बहुत बाद में आए और फोटोसिंथेसिस के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करी। ये जो 21% अभी है ये उसका परिणाम है। इनिशियल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं थी और जिस वजह से उस समय जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे। ये वो चीज कहना चाहते हैं। Even among present day living organisms, we know several that are adapted to anaerobic conditions. Some of these animals are facultative anaerobes.
फैकल्टेटिव एनारोब्स का क्या मतलब होता है? फैकल्टेटिव, और इसका दूसरा ऑपोजिट वर्ड होता है ऑब्लिगेट, और इसके आगे इन्होंने लिखा है एनारोब्स। एनारोब्स इसका मतलब ये है, एनारोब्स तो उसे कहेंगे जो कि एयर के एब्सेंस में ग्रो करेगा, है ना, जो कि एरोब का मतलब एरोब बना है एयर से, और एन लग गया मतलब एयर नहीं है। एनारोब मतलब ऑर्गेनिज्म जो कि एयर की एब्सेंस में ग्रो होते हैं, और जो प्रेजेंस में ग्रो होंगे उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे एरोब। एयर के प्रेजेंस में ग्रो करने वाले एरोबिक, एयर की एब्सेंस में ग्रो करने वाले एनारोबिक। इसके आगे फैकल्टेटिव लिखा है, ये एक एडजेक्टिव है। फैकल्टेटिव का मीनिंग क्या होता है कि जो इस कंडीशन में भी काम कर लेगा और दूसरी कंडीशन में भी काम कर लेगा। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब ये होगा कि एयर की एब्सेंस में ग्रो कर सकता है, लेकिन एयर की प्रेजेंस में भी ये ग्रो कर लेगा। एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में ग्रो कर लेगा, उसे कहते हैं फैकल्टेटिव। और ऑब्लिगेट का मतलब ये है कि इस पर ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता है कि वो एयर की एब्सेंस में ही ग्रो करेगा। ये होता है ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का डिफरेंस। इसके बाद, इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पेरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो पहला जो स्टेप है रेस्पिरेशन का, जो हर एक ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट होता है, ऑक्सीजन यानी कि एयर प्रेजेंट है या नहीं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये ऑपरेट कहाँ पर होती है? ये ऑपरेट होता है साइटोप्लाज्म। तो तीनों जो रिएक्शंस हैं, तीनों की साइट्स अलग अलग है। पहले वाले रिएक्शन की साइट क्या है? ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या हो गई? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इनके जो इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं, यानी कि कितने चरणों में प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस की, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, हर एक स्टेप में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले स्टेप में, अगली क्लास में। उसका कारण ये है कि ये जो स्टेप्स थे कि ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये सब छोटी क्लास में यानी 10th में भी पढ़ के आए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एक एक स्टेप को उन्होंने खोलकर बताया कि एटीपी हर एक स्टेप में किस तरह से बनती है। अब तुम लोगों को याद होगा कि मैंने ये बताया था कि एटीपी जब बनती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब है डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट का जुड़ जाना, जिसकी वजह से ट्राइफॉस्फेट का बनना, इसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फोरिलेशन तीन तरह का होता है। फॉस्फोरिलेशन 3 तरह का होता है। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से होगा तो उसे ऑक्सीडेटिव कहते हैं। अगर लाइट की प्रेजेंस से होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में होता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव हो गया। एक तीसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल, वो क्रेब्स साइकिल में होता है, वो मैं तभी समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।